हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं गोविंद आज फिर आपके अपने YouTube चैनल गोविंद मैथ्स एंड रीजनिंग में एक नया सेशन लेकर के आया हूँ। वो है रीजनिंग। तो आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग का स्टडी करेंगे और उसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से सवाल यही होगा कि व्हाट इज़ रीजनिंग। रीजनिंग क्या है। रीजनिंग जिसको हिंदी में हम लोग तर्क शक्ति के नाम से जानते हैं। तर्क शक्ति। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीजनिंग कोई भी विषय नहीं है। रीजनिंग इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि रीजनिंग यदि कोई सब्जेक्ट होता तो इसकी पढ़ाई या तो आप लोग प्राइमरी लेवल पे या मिडिल या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन लेवल पे या पीजी लेवल पे कहीं ना कहीं इसकी पढ़ाई आप करके आए हुए होते हैं। लेकिन हम लोग को कहीं भी रीजनिंग नाम का कोई भी टॉपिक हम लोगों को नहीं पढ़ने को मिलता है, नहीं प्राइमरी पे नहीं मिडिल में एंड सो ऑन। इस तरह से कहीं भी ये चीज़ हमें पढ़ने को नहीं मिलता। इसका मतलब यही है कि रीजनिंग जो है कोई भी विषय नहीं है। आखिर रीजनिंग कोई विषय नहीं है तो रीजनिंग है क्या? आखिर रीजनिंग क्या है? तो रीजनिंग एक प्रोसेस है। रीजनिंग जो है वो एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो किसी भी समस्या को कम समय में और आसानी से हल करने की प्रक्रिया है। रीजनिंग किसी भी समस्या को कम समय में और आसानी से हल करने की प्रक्रिया है। तो और रीजनिंग को हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। रीजनिंग को हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक वर्बल होगा, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल यानी कि भाषिक और नॉन वर्बल मतलब अभाषिक। वर्बल की पहचान क्या है कि इसमें दी गए आने वाली जो समस्याएं होंगी या जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भाषा पर आधारित होंगे। इसमें लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स, भाषा पर आधारित प्रश्न इसमें दिखाई देते हैं। भाषा पर आधारित प्रश्न इसमें होते हैं। और नॉन वर्बल, इसमें भाषा नहीं, इसमें चित्रों पर आधारित प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हमें फिगर बेस्ड प्रॉब्लम्स मिलते हैं। फिगर बेस्ड प्रॉब्लम्स मतलब चित्रों पर आधारित प्रश्न। चित्रों पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग बेसिक तौर पे ये समझ पाए कि वर्बल रीजनिंग क्या है और नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है और इसके साथ ही साथ रीजनिंग क्या है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ देखते हैं। सामान्यतः YouTube पर बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो कि वर्बल रीजनिंग के बहुत से टॉपिक्स का वीडियो डाल रखा है, लेकिन नॉन वर्बल के सभी टॉपिक्स के वीडियो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं YouTube चैनल पे। तो मेरा प्रयास यही रहा है कि सबसे पहले मैं आप लोगों के समक्ष नॉन वर्बल के सभी टॉपिक्स को रखूं, सभी टॉपिक्स को पढ़ाऊं, उसके बाद हम लोग वर्बल की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नॉन वर्बल का कुछ पार्टिकुलर कुछ सिलेबस भी है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो एक एक करके हम लोग
टॉपिक हम लोग जान लें कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो वो वर्बल के, नॉन वर्बल के अंतर्गत फिगर काउंटिंग है, वाटर एंड मिरर इमेज है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपका। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे फिगर काउंटिंग। आज शुरू करेंगे हम लोग फिगर काउंटिंग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिगर काउंटिंग। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं आज रीजनिंग का स्पेशल टॉपिक, नॉन वर्बल का, वो भी फिगर काउंटिंग। हम लोग शुरू करेंगे फिगर काउंटिंग। हमारा पहला टॉपिक होगा ये फिगर काउंटिंग से जो वनडे एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे जाते हैं वो दो तरह के बनते हैं। एक टाइप 1 और टाइप 2 में इसे हम डिवाइड कर देते हैं। टाइप 1 के अंतर्गत आपको कुछ फिगर्स दिए रहेंगे और इन फिगर्स में आपको या तो स्क्वायर, वर्ग या फिर रेक्टेंगल, आयत या फिर क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज या स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा या सर्किल, वृत्त या ट्रायंगल, त्रिभुज या क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। काउंट करने के लिए पूछे जाते हैं। इसमें दिए गए फिगर्स में इसकी पहचान, इसमें हम लोगों को क्या करना है कि किसी ना किसी फिगर्स में कोई फिगर आपके सम्मुख रहेगा और उसमें से ही आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, ट्रायंगल या क्यूब एंड क्यूबॉइड आपको काउंट करने के लिए पूछा जाता है कि कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो टाइप 1 के अंतर्गत इस तरह के सवाल होते हैं। और सेकंड जो होता है हम लोगों का वो होता है टाइप 2। इसमें क्या है कि कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, इसमें हमें कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, पॉइंट्स दिए रहेंगे, कुछ बिंदु दिए रहेंगे। वो कोलिनियर भी हो सकते हैं और स्कैटर्ड भी हो सकते हैं। कोलिनियर मतलब एक ही रेखा में और स्कैटर्ड मतलब अलग अलग। तो स्कैटर्ड भी हो सकते हैं वो पॉइंट्स या फिर वो कोलिनियर भी हो सकते हैं। और उनसे ही आपको या तो लाइंस की संख्या, स्ट्रेट लाइन की संख्या पूछ सकता है या ट्रायंगल्स की संख्या पूछ सकता है। ट्रायंगल्स की संख्या पूछ सकता है या क्वाड्रिलेटरल्स की संख्या पूछ सकता है।
तो इसमें हम ये चीज़ देख रहे हैं, दोनों में अंतर है। यहाँ पे कुछ पॉइंट से बनने वाले फिगर्स के बारे में पूछा जा सकता है, या तो स्ट्रेट लाइंस कितने बनेंगे ऐसा पूछा जा सकता है, या ट्रायंगल कितने बनेंगे ऐसा पूछा जा सकता है, या कितने क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे, कितने चतुर्भुज बनेंगे ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि इसमें बिंदु दिए रहेंगे, वो बिंदु आपको या तो कोलिनियर हो सकते हैं या स्कैटर्ड हो सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं और 2 अलग से 2 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनसे कुल कितने त्रिभुजों की रचना होगी, या इनसे होकर के कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि 4 स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं, इन चारों से होकर के कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टाइप पे आधारित सवाल अधिकतर सीसेट वगैरह के एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो इसमें लैंग्वेज ही दे रखा होता है कि इतने स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं, इतने कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनसे कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, या फिर इनसे कुल कितने स्ट्रेट लाइन्स बनेंगे, ऐसे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे आज टाइप 1। हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे टाइप 1। टाइप 1 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप 2 के बारे में भी पढ़ेंगे। टाइप 2 पे काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है, ऐसे अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं ऐसे सवालों में। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप 1, फिगर काउंटिंग का टाइप 1। और टाइप 1 में भी हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, वर्ग, आयत तथा चतुर्भुज। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग, आयत, ये दोनों ही एक तरह के चतुर्भुज हैं। वर्ग भी और आयत भी एक चतुर्भुज है। वैसे चतुर्भुज आपके 5 तरह के होंगे: वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम, ये 5 तरह के चतुर्भुज आप लोगों को जनरली पढ़ने को होता है। ऐसे एक काइट भी एक तरह का चतुर्भुज ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एग्जाम में जो इस पे सवाल आते हैं वो या तो वर्ग या आयत और कभी कभी क्वाड्रिलेटरल बेस्ड भी सवाल बन सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हम यदि आपसे पूछे कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर, एक ज्यामितीय आकृति 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है और 4 रेखाखंडों से बनी हुई है, और उसके प्रत्येक साइड का माप इक्वल है तथा उसका कॉर्नर एंगल 90 के हैं, 90 के हैं। तो ये जो आकृति कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? स्क्वायर। ये आकृति कहलाएगी स्क्वायर, यानी कि वर्ग। अच्छा, हम यदि कहें कि इस स्क्वायर में किसी एक भुजा को हम L मान लें और किसी एक भुजा को हम B मान लें। किसी एक भुजा को L यानी कि लंबाई और किसी एक भुजा को B यानी कि चौड़ाई, ब्रेथ। जब मानते हैं उसके बाद हम यदि कहें कि इसके लंबाई के जरिए इस वर्ग को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। अब हम यदि पूछें कि इस फिगर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे तो एक स्क्वायर पहले से था, वह स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक हमें स्क्वायर मिला। और हम जानते हैं कि स्क्वायर की प्रत्येक भुजा इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे इक्वल जो ही 2 भागों में बांटे तो ये भुजा का जो साइड हुआ इसका मान लेते हैं 1 है,
इसका मान 1 है, तो ये ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा 2। तो 2 और 1 से तो आपका कभी वर्ग बन नहीं सकता है, क्योंकि भुजा इक्वल होनी चाहिए तभी वर्ग का निर्माण संभव है। तो यहाँ पे ये जो है एक आयत बन जाएगा और ये भी जो है एक आयत बन जाएगा। तो यहाँ पे एक वर्ग होगा और हमें 2 रेक्टेंगल्स मिलेंगे, रेक्टेंगल्स मिलेंगे। अब हम यदि आपसे कहें कि यदि किसी वर्ग, कोई एक वर्ग है, इस वर्ग में लंबाई के जरिए नहीं, लंबाई के थ्रू नहीं, इसके चौड़ाई के थ्रू इस वर्ग को 2 इक्वल भागों में बांट देते हैं, तो अभी भी हम कहेंगे कि ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा और ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है और 2 रेक्टेंगल हैं, रेक्टेंगल हैं। एक वर्ग यानी कि एक स्क्वायर यानी वर्ग और 2 रेक्टेंगल यानी कि आयत है। हम देख रहे हैं कि जब भी या तो लंबाई के थ्रू उसकी भुजा को 2 इक्वल भाग में बांटे या चौड़ाई के थ्रू उसकी भुजा को 2 इक्वल भागों में बांटे, हमें नया कोई स्क्वायर नहीं मिलता। तब हम लोग देखेंगे कि इसके लंबाई और चौड़ाई दोनों के थ्रू जब तक इक्वली हम नहीं डिवाइड करते हैं तब तक हमें नया स्क्वायर नहीं मिल पाता है। तो यहां हम देखेंगे कि एक वर्ग है, एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, लंबाई के थ्रू भी और चौड़ाई के थ्रू भी। अब यदि देखें, अब यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास 4 रेक्टेंगल्स होंगे। कैसे? 2 ये और 2 बाएं दाएं का और 2 ऊपर नीचे का, तो 4 तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? रेक्टेंगल। इसके अलावा अब ये देख रहे हैं कि ये भुजा 1-1 सेंटीमीटर में बटा था, तो 1 1 1 1 1 1 1, तो 1 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये एक स्क्वायर मिलेगा, ये एक स्क्वायर मिलेगा, ये एक स्क्वायर मिलेगा, ये एक स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर, तो 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं और एक बड़ा वाला स्क्वायर, ये एक बड़ा वाला स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास 5 स्क्वायर भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम अगर ये देखें तो 4 रेक्टेंगल्स हैं और 5 स्क्वायर्स हैं। इस तरह से हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल्स किसके पार्ट हैं? क्वाड्रिलेटरल के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 और 4 9, टोटल क्या बन जाएंगे हमारे? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल 9 हमारे क्या बन जाएंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो इस फिगर में हम समझ पाए कि 9 क्वाड्रिलेटरल मिला हमें, 4 रेक्टेंगल मिला, 5 स्क्वायर्स मिले। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को यदि हमें बार बार आप काउंट करने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए हम कुछ बातें सीखते हैं। इसको जल्दी से लिख लीजिए। हम अभी सीखें कि एक वर्ग है, यदि एक वर्ग को उसके लंबाई के थ्रू और चौड़ाई के थ्रू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 5 स्क्वायर्स मिलते हैं, वर्ग मिलते हैं, 4 रेक्टेंगल्स। ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि ओनली रेक्टेंगल्स, इसमें कुछ और नहीं है। और इन दोनों को मिला देते हैं तो 5 4 9 क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम जानते हैं कि इस फिगर में 2 ही चीज़ है, एक स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल्स। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के अनुसार हम जानते हैं कि प्रत्येक
वर्ग एक आयत है। क्यों? क्योंकि वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी एक आयत का है वही ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी एक वर्ग का भी है, इसलिए प्रत्येक वर्ग जो है वो एक आयत होती है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं टोटल रेक्टेंगल्स। टोटल रेक्टेंगल्स, कुल आयतों की संख्या, टोटल रेक्टेंगल्स। यानी किसी सवाल में यदि केवल आयत की बात करता है तो यहाँ पे आयत की संख्या क्या हो जाएगा? 4। क्वाड्रिलेटरल्स की बात करता है तो 9, और कुल रेक्टेंगल्स की भी बात करें फिर भी हमारी संख्या जो होगी वो 9। जैसे यहाँ पे पूछा जाए रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी होगी, किसी सवाल में पूछ दिया कि इस फिगर में रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी होगी, रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी होगी। अब हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हम थोड़ा सा विचार कर लें। हमारे पास कुछ ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन का जो तरीका होगा, पहला A B C D, एक में दे रखा है 4, बी में दे रखा है 5, 6 और 7। दूसरा हम ऑप्शन का टाइप लेते हैं जिसमें ए में दे रखा है 7, बी में दे रखा है 8, सी में 9 और डी में 10। और तीसरा तरीका का हम ऑप्शन लेते हैं, इसमें ए में दे रखा है 4, बी में दे रखा है 5, सी में दे रखा है 7 और डी में दे रखा है 9। अब यहाँ पे हम अगर ये ऑप्शन इस तरह का मिलता है जिसमें रेक्टेंगल्स की संख्या आपसे पूछी गई हो और आपको बताना है कि इसमें कितने रेक्टेंगल्स होंगे, तो ऑप्शन में दे रखा है 4, 5, 6, 7। यहाँ पे ओनली भी नहीं लिखा है, टोटल भी नहीं लिखा है, तो हमें ऑप्शन पे देखना होगा। ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मौजूद है 4 और 9 में से एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? 4। तो यहाँ पे बिना सोचे और समझे हमारे सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा? 4। दूसरा हम ऑप्शन का टाइप देखते हैं, इसमें 7, 8, 9 और 10 दे रखा है, यानी कि इसमें भी एक ही इन दोनों में से मौजूद है, या तो 4 या 9। तो इस परिस्थिति में हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आंसर 9 जाएगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो ही हम देखते हैं, तीसरा टाइप का ऑप्शन जो देखते हैं जिसमें 4 भी मौजूद है और 9 भी मौजूद है, तो इस परिस्थिति में रेक्टेंगल्स की संख्या हम 4 नहीं देंगे, हम लोग क्या देंगे? 9, क्योंकि प्रत्येक वर्ग जो है वो भी एक आयत होता है। तो इस परिस्थिति में हमको आंसर जो देना होगा वो क्या देना पड़ेगा? 9। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में हम निकालने का तरीका पहले सीखते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल्स कैसे निकालते हैं और क्वाड्रिलेटरल्स कैसे निकालते हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे इसी प्रश्न में जो प्रश्न था, इसी में यदि हमें स्क्वायर की संख्या पूछा जाए कि इसमें स्क्वायर्स कितने होंगे, तो हम लोग इसे रो पढ़ते हैं। रो हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंक्ति, और इसे हम लोग कॉलन पढ़ते हैं। इसे हम लोग पढ़ते हैं कॉलन, स्तंभ। तो ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है और ये C2 है। तो यदि हमें स्क्वायर्स की संख्या यदि निकालनी हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक इनको पकड़ लेंगे, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, और वहाँ से वर्टिकली भी
वर्टिकली भी अंत तक जाएंगे काउंटिंग करते हुए लिखेंगे, और हॉरिजॉन्टली भी हम लोग अंत तक काउंटिंग करते हुए लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ इस एंड को पकड़ा और यहाँ से पहला इसको लिए और इसके बाद हॉरिजॉन्टली अंत तक जाएंगे, तो इसके बाद हमारा क्या मिल जाएगा 2। अगर जब वर्टिकली हम अंत तक आना चाहेंगे तो 1 के बाद क्या मिलेगा यहाँ 2। अब यदि हमें स्क्वायर्स की संख्या निकालनी है, वर्ग की संख्या यदि निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों एंड का अंतिम नंबर जो है उसको लिख लेंगे। तो अगर जो हम लोग देखेंगे कि रो का अंतिम नंबर क्या है 2 और कॉलम का अंतिम नंबर क्या है V2, और दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, और प्रोडक्ट करके हम लोग वापस तब तक काउंट करेंगे रिवर्स, जब तक कि किसी भी एक एंड पर, या तो लेफ्ट एंड या राइट एंड, किसी भी एक एंड पर 1 वापस नहीं आ जाए, तब तक हम ये काम करेंगे। जैसे 2 है, 2 के बाद यहाँ पे हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे तो 1 मिलेगा। 2 के बाद यहाँ भी यदि हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं तो भी 1 मिलेगा। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 और 1 को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 5 स्क्वायर। और यही अभी हम लोग निकाले भी थे कि स्क्वायर्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 5। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको स्क्वायर निकालने का दूसरा तरीका भी है। स्क्वायर निकालने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है। हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए कुछ सम ऑन काउंटिंग नंबर्स देखते हैं। सम ऑन काउंटिंग नंबर्स मतलब गिनती की संख्याओं पर आधारित योग। जैसे पहला, आप लोग गणित में थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सबसे पहले नेचुरल नंबर का सम देखते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n बराबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, जहाँ n जो होता है वो अंतिम टर्म्स होता है, अंतिम पद होता है। दूसरा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर बराबर होता है n इंटू, इतना तो होगा ही, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3, इतना इसमें भी रहेगा। यहाँ भी n जो है वो क्या है अंतिम पद है। और तीसरा जो होता है हमारा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भी n जो है वो क्या है लास्ट टर्म है, तो ये वाला सेम यहाँ इसमें भी रहेगा। तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, जैसे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ये डिमांड करेंगे कि सर हमें फॉर्मूला बता दीजिए, तो उनके लिए हम ये फॉर्मूला भी बता दें ताकि उन्हें भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो भी आसानी से कर सके उनके लिए। लेकिन हम बता दें कि ये फॉर्मूला हर जगह लागू नहीं हो पाएगा, ये तभी लागू होगा जब रो और कॉलम की संख्या इक्वल होगी। जो ही रो और कॉलम की संख्या अनइक्वल हो जाए वहाँ पे ये फॉर्मूला लागू नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। चलिए अब हमारी बात आती है कि इस स्क्वायर की संख्या निकालने के लिए हम लोग स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं 1 और 2, तो हम लोग क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वैसे भी जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर है, 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर है। तो 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो ये भी हम लोग कर सकते थे। इसको आप फॉर्मूला के रूप में अगर ये रखेंगे तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला n की जगह जरा देखेंगे, यहाँ n का अंतिम टर्म दोनों ही जगह 2 है, तो हम लोग n की जगह क्या रख देंगे 2, n प्लस 1, n की जगह 2 है तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 3 बाई 2। तो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, इन 2 का
2n जो है n की जगह, n अंतिम टर्म है और n की जगह यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम लोग क्या रख देंगे 2 और n की जगह फिर 2 और प्लस 1 और बाई में क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग देखते हैं ज़रा, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 1 क्या मिल गया हमारा 5। तो स्क्वायर की संख्या निकालने के लिए हम ये भी तरीका यूज कर सकते हैं छोटे नंबर से। हालांकि यहाँ पे छोटा नंबर से तो यहाँ फॉर्मूला लगाने का कोई विशेष मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट हम लोग ऐड ही कर लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको बताया कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर n तक के स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तो हम लोग सीखे कि स्क्वायर्स की संख्या कैसे निकालते हैं, स्क्वायर्स की संख्या कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की संख्या कैसे निकालेंगे। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एक तरीका तो आपका वही होगा जिसको हिंदी में हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। एक तरीका तो आपका वही होगा एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। दूसरा एक हम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीधे से बता दे रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल का को हम दूसरा नाम के रूप में कह सकते हैं टोटल रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल, यदि ऐसा सवाल में कह दे कि कुल आयतों की संख्या, तो वो क्वाड्रिलेटरल की संख्या ही कुल आयत की संख्या वहाँ पे डिनोट करेगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या 1 2 किसी भी एक इंड को लेकर के अंत तक जाएंगे, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, क्षैतिज और टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट भी। तो टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट हम लोग अंतिम तक 2 तक मिला, और टॉप टू बॉटम अगर हम देखते हैं तो अंतिम डिजिट हमारा क्या मिलता है 2। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि लेफ्ट वाले टॉप लेफ्ट टू राइट के टोटल डिजिट का सम, यानी कि 1 + 2 और टॉप टू बॉटम टोटल डिजिट का सम करते हैं 1 + 2, और इन दोनों का क्या कर देते हैं प्रोडक्ट। तो 3 × 3 हमारा क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि कुल चतुर्भुज जो होंगे वो कितने होंगे 9, या कुल आयत हम लोग कितने होंगे वो भी होगा 9। ये तो एक तरीका रहा जहाँ पे मतलब जहाँ से हम काउंटिंग जिस एंड से शुरू किए हैं वहाँ लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम भी टोटल डिजिट का सम करेंगे, उनका प्रोडक्ट कर देंगे, तो उससे हमारा क्या मिल जाएगा टोटल चतुर्भुज की संख्या। इसका दूसरा तरीका ये भी है, अभी हम लोग सीखे हैं 1 का क्यूब + 2 का क्यूब। 1 और 2, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो 1 का क्यूब + 2 का क्यूब कर दें तो 1 + 8 हमारा मिलकर के क्या बन जाएगा 9। तो इस तरह से भी हम लोग टोटल घनों की संख्या निकाल सकते हैं। या इसी को आप यदि फॉर्मूले के पेड़ रखना चाहेंगे तो n तक के संख्याओं का योग हमने सीखा है कि क्या होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। n तक की संख्याओं के घनों का योग क्या होगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। यदि हम इसको n की जगह हम लोग 2 रखेंगे, क्योंकि n अंतिम टर्म था और अंतिम टर्म इधर भी 2 ही है इधर भी 2 ही है, तो आपका n की जगह क्या रखेंगे 2, n + 1 2 + 1 क्या हो जाएगा 3/2 का हम लोग कर लेंगे स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 9। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 9 मिला, इस तरह से भी देख रहे हैं कि 9 मिला। अब एक ऐसा तरीका सीखते हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें निकली हुई है। ठीक है, चलिए
हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग इंटरमीडिएट में एक टॉपिक पढ़े होंगे सिलेक्शन, सिलेक्शन, या इसी का दूसरा नाम था कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, चयन। तो किसी भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चतुर्भुज के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, टू वर्टिकल लाइन, और दूसरा दो हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन कहने का मतलब दो खड़ी रेखा, और हॉरिजॉन्टल लाइन कहने का मतलब दो पड़ी रेखा। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या केवल दो खड़ी रेखाओं से चतुर्भुज बन सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, दो खड़ी रेखा से चतुर्भुज कभी नहीं बन सकता है। क्या दो पड़ी रेखाओं से, केवल दो पड़ी रेखाओं से चतुर्भुज बन सकता है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। जब खड़ी रेखा और पड़ी रेखा दोनों एक साथ मिलती हैं, जैसे दो खड़ी रेखा और दो पड़ी रेखा जब दोनों एक साथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तब हमारा चतुर्भुज बनता है यहाँ पे ए बी सी और डी। ये बात समझ पाए? तो केवल दो खड़ी रेखा से भी चतुर्भुज नहीं बन सकता है, केवल दो पड़ी रेखा से भी चतुर्भुज नहीं बन सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब दोनों मिलकर के एक काम पूरा कर सकते हैं। केवल अकेला ये भी एक काम नहीं कर सकता है, केवल ये भी पूरा काम को पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन जो ही दोनों मिलेंगे काम हमारा पूरा हो जाएगा। तो जब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो काम को करने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बताया गया होगा कि वहाँ पे हम लोग करते थे क्या, प्रोडक्ट। वहाँ हम लोग करते थे प्रोडक्ट होता था, और एक के बिना अगर दूसरे से काम चल जाए तो वहाँ पे बताया गया होगा कि वहाँ पे हम लोगों को सम करना होता था, वहाँ पे हम लोग सम करते थे। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं, अच्छा आपको वहाँ पे बताया गया होगा कॉम्बिनेशन के लिए NCR, जहाँ N जो होता था वो टोटल नंबर होता था, R जो होता था वो रिक्वायर्ड नंबर, मतलब जिसकी आपको जरूरत होती है, जितने की जरूरत है वो। टोटल नंबर्स कितने हैं और कितने जरूरत है, ये रिक्वायर्ड नंबर होता था। और C जो होता था वो सिलेक्शन का काम करता था, कॉम्बिनेशन का काम करता था। जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों में सेलेक्ट करना है 2 लोगों को, तो यहाँ पे टोटल नंबर क्या कहलाएगा 10, रिक्वायर्ड नंबर क्या कहलाएगा 2, और सिलेक्शन C जो है वो सिलेक्शन को डिनोट करेगा कि 10 लोगों में से 2 लोगों को आपको सेलेक्ट करना है। तो इस पे भी इसी कॉन्सेप्ट से आप क्वाड्रिलेटरल्स की संख्या भी निकाल सकते हैं। आप क्वाड्रिलेटरल की संख्या, यदि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएं तो इससे क्वाड्रिलेटरल्स भी निकलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे हमने जो अभी पॉइंट्स की बात की कि पॉइंट से लाइन बनाना, पॉइंट से ट्रायंगल बनाना, वो सारे कुछ इसी पे डिपेंड करेगा। इसी से ट्रायंगल्स की संख्या भी हम लोग निकाल सकते हैं, कितने ट्रायंगल्स होंगे, यही सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग यूज करके। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको बताया। तो इससे क्वाड्रिलेटरल्स भी निकल सकता है, ट्रायंगल्स भी निकल सकता है, और हम लोग जो पॉइंट से जो देखे हैं कि लाइंस को बनाना, पॉइंट से जो सीखे हैं, पॉइंट से जो ट्रायंगल्स बनाना, पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल्स बनाना, ये सब भी टाइप 2 पूरा इसी पे डिपेंड है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे बताया है। तो इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हम लोग अच्छे से समझ पाएँ, फिर इस पर कुछ प्रैक्टिस करके हम लोग सीख पाएंगे। चलिए इतना लिख, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम।
अब एनसीआर को बात आती है एनसीआर को सोल्व करने की, कि एनसीआर को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। वैसे तो मैथ्स में हम सिलेक्शन और अरेंजमेंट अलग से एक टॉपिक ही पढ़ाएंगे, जो बैंक पीओ के लिए ज़रूरी होता है, मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। एसएससी वगैरह में भी अभी नंबर सिस्टम में इस तरह के सवाल बन के आ रहे हैं जो इस पे डिपेंड होते हैं, तो वहाँ से ही हम लोग इसको सीखेंगे। तो जैसे हम लोग अगर ये कहेंगे कि एनसीआर को सोल्व करना, यदि हम आपसे पूछें कि 10C2 को कैसे सोल्व करेंगे, तो 10C2 ऐसे तो इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे ताकि आपके लिए एक बोझ बढ़ जाएगा ऊपर से फॉर्मूला। तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सीख लें कि जैसे ये 2 है तो इस 10 को 2 बार घटते हुए लिखेंगे। नीचे जितना रहेगा इसको वहीं से उतने ही बार घटते हुए लिखेंगे। जैसे 2 है तो 2 बार 10 को घटते हुए लिखेंगे, तो पहली बार हो जाएगा 10 और दूसरी बार हो जाएगा 9। और नीचे में जो नंबर है वहां से रिवर्स तब तक वापस लिखेंगे जब तक 1 ना आ जाए। रिवर्स तो यहाँ से 2 है तो पहली बार 2 और दूसरी बार 1। जब 1 आ गया तो अब इसको हम लोग छोड़ देंगे। इसको हल करते हैं तो 2 से हमारा कितना हो जाएगा 5, 5 9 कितना हो जाएगा 45। तो 10C2 को सोल्व करने का तरीका हम लोग सीखें कि कितना आ जाएगा 45। यदि हम यही कहेंगे 15C3 को यदि हमको सोल्व करना है तो 3 है, 3 रिक्वायर्ड है और 15 जो है वो क्या है टोटल है। तो यहाँ पे 15 हम लोग 3 है तो 3 बार घटते हुए लिखेंगे, तो पहली बार 15, दूसरी बार 14 और तीसरी बार 13 और डिवाइड कर देंगे। 3 है तो 3 से जब तक वापस 1 ना आ जाए, तो 3 × 2 × 1 3 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स में, 2 से 7 टाइम्स में, तो हमारा कितना हो जाएगा 35 × 13 कितना हो जाएगा 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 3 के 9 और 5 14, 1 15 के 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1। आई थिंक इट विल बी 4 5 5। कैलकुलेशन आप देख लेंगे। तो हम यहाँ से ये बात सीख पाए कि एनसीआर को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। अब इसका यूज हम लोग कोऑर्डिनेटर्स की संख्या निकालने में कैसे करेंगे, अब हम लोग वो सीखते हैं। अभी हम लोग सीखे हैं इस संख्या में इस फिगर में हम लोग कोऑर्डिनेटर्स की संख्या निकाल करके हम लोग सीख चुके हैं कि 9 आता है, 4 उसमें रेक्टेंगल्स होते हैं और 5 जो होते हैं वो स्क्वायर्स होते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स की संख्या के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, अभी हम लोग सीखे हैं। कोऑर्डिनेटर्स के लिए हमको चाहिए वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन हम लोग जानते हैं कि केवल 2 वर्टिकल लाइन से कोऑर्डिनेटर बनाना संभव नहीं है, केवल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से भी कोऑर्डिनेटर बनाना संभव नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट इवेंट के लिए आपस में होता है प्रोडक्ट। आपस में क्या होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टोटल वर्टिकल लाइन कितनी है। तो टोटल वर्टिकल लाइन आप देखोगे कि 1 2 3, तो 3 टोटल वर्टिकल लाइन है। और हम लोग सीखे हैं कि एक कोऑर्डिनेटर्स को बनने के लिए कितने वर्टिकल लाइंस की आवश्यकता होती है, एक इवेंट पूरा होने के लिए 2। तो इसलिए यहाँ हमारा हो जाएगा 3C2। रिक्वायरमेंट हमें कितने की होती है 2 की। हॉरिजॉन्टल लाइंस टोटल कितना है, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, तो हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है तो टोटल है हमारा 3। और हमें ज़रूरत कितने की होती है, एक कोऑर्डिनेटर्स बनने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हल करने का भी हम लोग तरीका सीखे हैं। 3 है, नीचे में 2 है, 2 बार घटते हुए लिखेंगे। 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 से जब तक वापस ना आ जाए 1, तो 2 × 1। यहाँ देखेंगे 3 2 बार घटेंगे तो 3 × 2 बाई 2 × 1, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आ गया क्या 9। तो इस तरीके से भी हम लोग कोऑर्डिनेटर्स की संख्या निकाल सकते हैं आसानी से। वहाँ पे हमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। और ये तरीका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे।
हमने तो वैसे सारे तरीकों को बताने का प्रयत्न किया। जल्दी से इसको भी लिख लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी हो। एक वर्ग की प्रत्येक भुजाओं को हमने दो दो इक्वल भाग में बांटा, तो हमें पूछा जा रहा है स्क्वायर्स कितने होंगे, स्क्वायर्स की संख्या कितनी होगी, वर्ग की संख्या कितनी होगी, क्वाड्रिलेटरल्स की संख्या कितनी होगी। क्वाड्रिलेटरल्स या इसी को हम लोग, इसी का दूसरा नाम है टोटल रेक्टेंगल्स, कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। और इसी का तीसरा सवाल हमारा बनेगा ओनली रेक्टेंगल्स, सिर्फ आयतों की संख्या, सिर्फ आयतों की संख्या हमारी कितनी होगी। सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका हम लोग सीखे हैं कि यदि वर्ग पूछे, यदि किसी सवाल में आपसे वर्ग पूछे तो किसी भी एक एंड को पकड़िए और वहां से हॉरिजॉन्टली भी काउंटिंग करेंगे अंत तक, और वहीं से वर्टिकली भी अंत तक काउंट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं तो 1 2, ये हमारा हो गया 3, और यहाँ से भी 2 और यहाँ से 3। हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का अंतिम डिजिट लिखेंगे, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, और फिर घटते हुए, अब उधर नहीं देखे, सिर्फ यहीं से घटते हुए लिखेंगे तब तक जब तक किसी एक एंड पे भी 1 न आ जाए। तो 3 2 × 2 ये हो जाएगा 4, और फिर 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। तो हम इसको ऐड कर देंगे तो 9 4 13 और 1 14 हमारे टोटल स्क्वायर्स हो जाएंगे। या इसको आप वर्ग भी, हम लोग ये भी सीखे हैं कि इनको, ये तो वर्ग ही है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे भी ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। फॉर्मूले के तहत भी आप इसका मान रख करके भी, n का मान 3 रख करके भी हल कर सकते हैं, तो आ जाएगा आपका 14। दूसरा हम लोग निकालते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स निकालने का हमने तरीका जो सीखा वो हमने बताया कि रो के टोटल डिजिट का सम और कॉलम के भी टोटल डिजिट का सम का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 + 2 + 1 प्लस प्लस इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। इधर से भी हम अगर देख करते हैं, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 और 3 6 क्या हो जाएगा 6। तो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। तो हमारे टोटल क्वाड्रिलेटरल्स कितने हो जाएंगे 36। और अभी हम लोग सीखे हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स की संख्या बराबर होता है स्क्वायर की संख्या और प्लस रेक्टेंगल्स की संख्या। तो रेक्टेंगल्स, केवल रेक्टेंगल्स की संख्या बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल्स की संख्या और माइनस स्क्वायर की संख्या। तो क्वाड्रिलेटरल्स, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स कितने आ गए 36 और कितने हमारे स्क्वायर्स कितने हैं 14। तो हमारा कितना, हमारा केवल रेक्टेंगल्स जो होगा 6 में से 4 2 3 में से 1 तो 22 जो होंगे वो हमारे केवल रेक्टेंगल्स होंगे, केवल रेक्टेंगल्स मेरे 22 होंगे। क्वाड्रिलेटरल्स निकालने का जो अभी हम लोग तरीका देखे हैं उसमें दूसरा तरीका भी हमारा था जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम कॉम्बिनेशन में हम लोग सीखे हैं कि क्वाड्रिलेटरल की संख्या बराबर होता है वर्टिकल लाइन की संख्या गुने हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या, वर्टिकल लाइन की संख्या गुने हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या। तो यहाँ पे टोटल वर्टिकल लाइन कितने हैं 1 2 3 4। तो टोटल वर्टिकल लाइन कितने हैं 4, और 4 में से हम लोग एक चतुर्भुज बनने के लिए हमें 2
2 वर्टिकल लाइंस की आवश्यकता होती है। तो हमारा हो जाएगा 4C2 और यहाँ हॉरिजॉन्टल भी देखते हैं कितने, 1 2 3 4, तो टोटल है 4 और हमें ज़रूरत कितने की है, 2 की, तो 4C2। तो इसको यदि हम हल करना चाहेंगे तो 4 × 3/2 × 1, 2 है तो 2 बार घटते हुए लिखेंगे, तो 4 × 3/2 × 1। इसे भी हम लोग लिखेंगे तो 4 × 3/2 × 1, 2 से 2, ये 2 मिल करके 4 को कैंसिल हो जाए कर देगा, तो कितना होगा, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि टोटल हमें क्वाड्रिलेटरल्स की संख्या कितनी आ रही है, तो 36। तो आप इस तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं हल करने के लिए, या फिर मैंने आपको दोनों सम, इसका वर्टिकल का सम और हॉरिजॉन्टल के सम का प्रोडक्ट भी कर लेंगे, फिर भी निकल जाएगा। चलिए जल्दी से इसको भी लिख लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। या यहाँ पे ये भी काम कर सकते थे, तीसरा तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि हमने आपको घन करने के लिए बताया है। क्वाड्रिलेटरल्स के लिए घन करने के लिए भी मैंने बताया कि किसी भी जहाँ तक गया है, जब ये तभी लागू होगा जब वह रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो। ऐसे भी कर सकते हैं 1 का क्यूब + 2 का क्यूब और +3 का क्यूब। आप फॉर्मूले पे भी रख सकते हैं या डायरेक्ट इसका सम भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 और 1 28 और 8 36। तो ऐसे भी हमारा आ जाएगा 36। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको भी लिख लेंगे, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए हम एक सवाल करते हैं, जिसमें इस बार हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो। रो और कॉलम की संख्या यहाँ अलग अलग लेते हैं, 1 2 यहाँ रो और कॉलम अलग अलग है, लेकिन प्रत्येक बॉक्स जो है इक्वल माप का है। यहाँ पे आपसे पहला पूछा जाएगा स्क्वायर्स की संख्या कितनी होगी, दूसरा आपसे क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, या इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल रेक्टेंगल्स, कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। और तीसरा हमारा जो होगा, तीसरा सवाल हमारा ओनली रेक्टेंगल्स, ओनली केवल आयत की संख्या कितनी होगी। यहां यदि हम देखें, यदि हम यहां देखते हैं तो रो की संख्या कितनी है, किसी एक इंच से शुरू करेंगे काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5, जबकि कॉलम की संख्या कितनी है, 2 3 4। दोनों का लास्ट डिजिट लेंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो इस पे हम 4 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5। तो यहाँ पे 4 जो ही लिखते हैं, हमने बताया था आपको कि दोनों ही इंड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तब तक जब तक कि या तो लेफ्ट एंड या फिर राइट एंड किसी एक इंड पे 1 आ जाए। तो 4 हमें पता है कि ये डिजिट छोटा है तो इस पे 1 पहले आएगा, और वहीं तक इसको भी लिखेंगे 4 3 2 1। अब यहाँ 5 है तो 4 3 2, अगर देख करेंगे ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। यानी कि टोटल हमें स्क्वायर की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 2 8 8 2 10 10 के शून्य हासिल 1 1 और 1 2 और 2 4, यानी कि टोटल स्क्वायर की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 40। 40 हमारा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम कहें कि यहाँ पे स्क्वायर के सम वाले फॉर्मूले से निकाल लें तो ये संभव नहीं है। वो तभी लग पाएगा जब ये आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का लास्ट डिजिट सेम हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसका
जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो तभी हम लोग उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की संख्या। क्वाड्रिलेटरल्स की संख्या भी यहाँ फॉर्मूला वाला तरीका नहीं लगा सकते हैं कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ रो और कॉलम की संख्या डिफरेंट है। जब रो और कॉलम सेम होगा तभी हम लोग फॉर्मूले वाला बात कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए दो तरीका बचा। एक तो इनके सम, जो रिक्वायर्ड जो हमारा आंसर होगा वो हम लोग क्या बोले थे कि वर्टिकल का सम और हॉरिजॉन्टल के सम का प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15। और यहाँ पे चलते हैं 4 3 7 2 9 और 1 10, 15 गुने 10 यानी कि हमारा हो जाएगा 150। एक तो ये तरीका था। इसके अतिरिक्त हम लोग का दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया है एनसीआर लगा करके बनाने का, उसमें हमने सीखा है कि क्वाड्रिलेटरल्स बराबर होता है वर्टिकल लाइन इनटू हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम यहाँ वर्टिकल लाइंस की टोटल संख्या देखें तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है टोटल 6, लेकिन हमें चाहिए कितना होता है? 2, क्योंकि 2 वर्टिकल लाइन्स हमें चाहिए और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ही चाहिए। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन्स की संख्या देखते हैं कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स की संख्या यदि हम देखेंगे तो कितना है? 1 2 3 4 5, तो ये हमारा है 5C2। अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो 6 एक कम होगा तो 6 और 5 6 5 30, 30 का आधा हो जाएगा हमारा 15, और ये 5 से 1 कम तो हो जाएगा 5 गुने 4 20, और 20 का आधा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 150। इस तरीका से भी इसको भी निकाल सकते थे। और केवल रेक्टेंगल्स की संख्या के लिए, केवल रेक्टेंगल्स, तो क्वाड्रिलेटरल्स की संख्या में से घटा देंगे हम लोग स्क्वायर की संख्या। तो क्वाड्रिलेटरल्स की संख्या कितनी है? 150, और स्क्वायर हमारे कितने हैं? 40। तो हमारा तो केवल रेक्टेंगल जो आ जाएगा 110। उम्मीद करते हैं कि आप ये टाइप समझ पा रहे होंगे बेहतर ढंग से। चलिए, तो हम ये देखें कि इसमें यदि संख्या कम और ज़्यादा हो फिर भी। चलिए एक सवाल हम इस पे और भी करते हैं, एक सवाल इस पे हम और भी करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे हम अगला सवाल हम लेते हैं, चाहे जो भी हो। अब यदि हमारा सभी बॉक्स का जो साइड का जो वैल्यू है वो इक्वल है, इक्वल माप के सभी बॉक्स हैं, यहाँ पे हमें निकालना है पहला स्क्वायर्स की संख्या, दूसरा क्वाड्रिलेटरल, या इसको हम लोग टोटल रेक्टेंगल्स भी बोलें, और तीसरा हमें सवाल जो निकालना है वो है ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल। हम लोग ओनली रेक्टेंगल से इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब क्वाड्रिलेटरल से स्क्वायर निकल जाएगा तो सिर्फ रेक्टेंगल ही बचेगा। तो अब देखते हैं, तरीका हमारा वही होगा, तरीका वही होगा। हम लोग किसी भी एक इंड से हॉरिजॉन्टली लास्ट तक चलेंगे और उसी इंड से वर्टिकली भी लास्ट तक चलेंगे। तो 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टली देख लिए, वर्टिकली चलते हैं 2 3 4 5 6।
अब दोनों का हम लोग लास्ट इन लिखेंगे, एक हो गया 4 और दूसरा हो गया 6, और तब तक जब तक किसी एक इन पे 1 ना आ जाए तब तक हम लोग रिवर्स चलेंगे। तो 4 3 2 1, यहाँ 6 5 4 3, बस। अब ऐसा नहीं कि इसको आगे, अब इसके बाद चलेंगे तो इसको 0 लेना होगा, वो तो मान 0 हो जाएगा, इसलिए उसके आगे नहीं लेना है। तो हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, 6 चौका 24, 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 1 3 5 4 9 9 8 17 और 3 20, यानी कि टोटल संख्या हो जाएगा यहाँ 50। स्क्वायर्स की टोटल संख्या हमारी हो गई कितनी, 50। अब यदि हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स की संख्या की बात करें तो हम लोग अभी सीखे हैं कि दो तरह से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर का सम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का सम हम तभी जोड़ेंगे जब रो और कॉलम की संख्या आपस में इक्वल हो। यहाँ पे नहीं है इक्वल, यहाँ कॉलम 4 है और रो 6 है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे नहीं कर सकते हैं। दूसरा, क्वाड्रिलेटरल्स की संख्या, क्वाड्रिलेटरल्स की संख्या में भी हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ रो और कॉलम इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों तरीका जो बताएं अल्टरनेटिव, उनमें से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं। जैसे या तो सम का इसको करेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10, और इसको यदि हम जोड़ते हैं 6 5 11 4 15 3 18 और 2 20 और 1 21, तो हमारा कितना हो जाएगा 210, 210। एक तो तरीका ये हुआ कि रो का सम और कॉलम का सम करके हम लोग प्रोडक्ट कर दिए, तो इन सब का सम किए, इसका भी सम किए और इनका आपस में प्रोडक्ट कर दिए, तो हमारा मिल गया 210। या दूसरा हमारा तरीका ये होगा कि हम लोग क्वाड्रिलेटरल बराबर हम लोग सीखे हैं कि क्वाड्रिलेटरल इक्वल होता है वर्टिकल लाइन इनटू हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइंस की टोटल संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5C2। 2 क्यों? क्योंकि 2 ही वर्टिकल लाइंस की आवश्यकता होती है एक इवेंट को पूरा होने में। एक इवेंट करने का मतलब एक क्वाड्रिलेटरल्स को बनने में कितने की जरूरत है, तो 2 की। हॉरिजॉन्टल लाइंस की संख्या यहाँ देखेंगे तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 7C2। तो ये हमारा करेंगे तो 5 गुने 4 बटे 2 गुने 1, और यहाँ 7 गुने 6 बटे 2 गुने 1, 2 2 मिलकर के 4 कैंसिल कर देगा, 6 पचे 30 और 30 गुने 7, ये हो जाएगा 210। तो हम लोग यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स की संख्या। हमारा जब ओनली रेक्टेंगल पूछा जाएगा तो हमारा जो यहाँ रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हो जाएगा 210 माइनस का मतलब कि टोटल क्वाड्रिलेटरल में से स्क्वायर की संख्या घटा देंगे 50, तो ये कितना हो जाएगा 0 11 5 6 160। तो ये हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा 160। तो इस तरह से हम देखें कि कैसे हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं और रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। चलिए इन पे आधारित हम लोग इनका कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग आगे कुछ सवाल इस पे बनाते हैं जो एग्जाम के आए हुए होंगे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए कुछ ऑड फिगर्स होते हैं, कुछ ऑड फिगर्स जो कि रूल बेस्ड नहीं होंगे। कुछ ऑड फिगर्स होंगे जो रूल बेस्ड नहीं होंगे। जो रूल बेस्ड नहीं होंगे तो इनके लिए हम लोगों को 2 तरीका होता है सवालों को बनाने का। एक तो रीड्रॉ मेथड होगा, रीड्रॉ यानी कि फिगर के ऊपर कुछ ना कुछ पुनः कुछ ड्रॉ किया गया होगा, तो ऐसा। और दूसरा जो होगा पार्ट वाइज मेथड होगा, पार्ट वाइज मेथड।
पार्ट वाइज मेथड का कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें कुछ अलग अलग पार्ट बने होंगे, तो उसको पार्ट वाइज गिन करके और तब ऐड करने पे सवाल आसानी से हो जाएगा, तो उसको पार्ट वाइज। तो अगर ये कोई ऑड फिगर एग्जाम में आपके आए, ऑड फिगर मतलब ऐसा फिगर जो कि इस रूल पे आधारित ना हो, तब उसके लिए हम लोगों को दो तरीका अपनाना होता है, एक रीड्रॉ मेथड और दूसरा हमारा पार्ट वाइज मेथड। जैसे इस पे आधारित हम एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन है एग्जाम का आया हुआ, यहाँ पे आपको बताने हैं कि कितने स्क्वायर्स होंगे, यहाँ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें ये फिगर जो है ये तो पहले हम लोग सीख चुके हैं, इस पे काउंटिंग करना स्क्वायर। ये नया फिगर है, इसको यहाँ तक ऐड, ये नया फिगर इसमें जुड़ा हुआ है, ये वाला जो फिगर है इसमें नया ऐड है, ये फिगर नया अटैच है इसमें। तो क्या हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या इस फिगर में जो नया ड्रॉ किया गया है इसमें कोई स्क्वायर बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो इस पार्ट को भूल जाना है, इस पार्ट को हमें भूल जाना है, यानी कि यहाँ से कोई भी स्क्वायर हमें नहीं मिलेगा। तो स्क्वायर निकालने का तरीका हम लोग क्या था, किसी एक एंड से हम लोग वर्टिकली भी काउंटिंग करते थे, हॉरिजॉन्टली भी काउंटिंग करते थे। तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकली दोनों का लास्ट एंड लेते थे, तो एक का 5 और दूसरे का 2। रिवर्स करेंगे तो 5, ये 2 से 1, अब यहीं पे रुक जाएंगे, यहाँ 4, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा, टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। तो इसमें हमारा 14 ही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब होगा। जैसे एक सवाल और हम लोग देखते हैं, हम लोग इस बेसिक फिगर को सीख लिए हैं कि एक वर्ग के यदि प्रत्येक भुजा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ वर्ग की संख्या कितनी होती है। फिगर जो दिया गया है इसी में बस एक पार्ट अटैच हो गया है इस तरह से, इसमें आपको पूछ रहा है कि स्क्वायर्स की संख्या कितनी होगी, स्क्वायर्स की संख्या कितनी होगी। आप गौर से देखिएगा तो ये तो वही पार्ट है कि एक वर्ग को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। तो जब एक वर्ग को इस फिगर में एक वर्ग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर्स की संख्या कितनी होती है, 5। अब यहाँ तो हम लोग जान गए कि 5। क्या आप जरा इस पार्ट को देखिए, ये जो पार्ट जो बच रहा है ये कोई स्क्वायर का पार्ट है, इसे कभी स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा ना, इधर से भी कोई इससे स्क्वायर नहीं बनने वाला है। यानी कि 5 जो है वो यहाँ पे बनेगा और 5 जो है वो इसके थ्रू भी बनेगा। तो यहाँ स्क्वायर्स की संख्या आपकी हो जाएगी 5 + 5 कितनी हो जाएगी, 10। 5 + 5 कितनी हो जाएगी, 10। इसी पे आधारित सवाल एक RRB NTPC का है, उसको देखेंगे जरा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बेसिक जो हम लोग सीखे हैं उसी का एप्लीकेशन करके हम लोग नए नए फिगर्स का काउंटिंग कर रहे हैं। जैसे हमारा सवाल है कि एक वर्ग है, एक वर्ग की दोनों भुजाओं को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए एक बार, फिर इसके दोनों भुजाओं को फिर यहाँ से भी एक इसको सेंटर मान करके एक और वर्ग ड्रॉ किया गया, और यही नहीं इसको सेंटर मान करके एक और वर्ग यहाँ ड्रॉ किया गया। अब इसमें पूछा गया
कि इसमें टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे, टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी। आप जरा गौर कीजिए, अभी हम लोग फिर से वही बात सीखे हैं कि एक वर्ग के जब दोनों भुजाओं को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पे कितने होते हैं 5। और हमने बताया कि ये जो बचे हुए पार्ट से कभी भी वर्ग नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें कोई ये नहीं है, ये 3 बार है तो 3 बार हम लोग 5 5 ऐड कर देंगे। तो जो रिक्वायर्ड जो आंसर होगा वो कितना होगा 5 + 5 + तो 5 5 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। ये n टाइम्स, ये RRB NTPC का आया हुआ सवाल है। इसमें और एक बार देता तो एक बार और 5 ऐड कर देते हैं। तो ऐसे पैटर्न को बनाने का यही तरीका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला जो सवाल है ये SSC CGL का आया हुआ क्वेश्चन है। SSC CGL का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको बताना है कि टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे, टोटल वर्ग कितने होंगे। कोई नहीं, बस वही पार्ट वही चीज़ हम देखेंगे। रीड्रॉ, आप ये चीज़ देख रहे हैं इस फिगर में कि अगर ये इस भाग को, ये जो सवाल है, सवाल आप लोग लिख लेंगे। अगर जे हम इस पार्ट को यहाँ से हम हटा दें, इस पार्ट को हम इरेज कर देते हैं, तो ये फिगर क्या आप लोग यहाँ पे वर्ग की संख्या निकालना जानते हैं? आप बोलेंगे कि हाँ, कैसे कैसे? तो यहाँ से लेंगे, हमने बताया था कि किसी एक इन को लेकर के काउंटिंग करते हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो 1 2 3 4, 2 3 4। यहाँ पे आप स्क्वायर का सम भी कर सकते थे और यहाँ पे आप तरीका भी लगा सकते हैं। दोनों का लास्ट इंड वाला तो 4 और 4 दोनों का लास्ट इंड है, तो ये 16। फिर उसके बाद इसको रिवर्स करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, तो 4 3 2 1, यहाँ 4 3 2 1। अब ये कितना हो जाएगा 16 3 3 के 9, 2 दूना 4 और 1 एकम 1। तो हमारा 16 4 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। तो 30 स्क्वायर्स तो होंगे ही होंगे, 30 स्क्वायर्स तो होंगे ही होंगे। अब इसके बाद अब जरा ध्यान देंगे आप, यहाँ इस फिगर में यहाँ पे ऐसे फिगर बना हुआ था। तो अभी हम लोग ये बात तो सीखे ही है कि एक वर्ग की दो भुजाओं को दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो हमारे पास 5 वर्ग बनता है। तो यहाँ पे तो हमारा 5 वर्ग बनेगा, इसके अतिरिक्त इधर से कोई वर्ग बनने का कोई चांस नहीं है, ना इधर से ना इधर से। तो इससे 5 अगर जो वर्ग बना है, यहाँ पे अगर जो 5 वर्ग बना हुआ है तो यहाँ भी 5 वर्ग बनाएगा, क्योंकि 4 ठो है ऐसा ऐसा, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है। तो टोटल वर्ग जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? ये हमारा 30 तो होगा ही होगा, और प्लस 5, और ये कितनी बार रहेगा? 4 बार। तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 और प्लस 5 चौका 20, ये कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने स्क्वायर्स बनेंगे? 50। स्क्वायर्स होंगे। 5 5 5 5 5 10 5 15 और 5 20। ठीक है, 50 स्क्वायर्स होंगे। 30 ऐसे हो गया, 20 ऐसे हो गया, तो 30 20 50 स्क्वायर्स होंगे। चलेंगे
हम अगले सवाल को देखेंगे। हमारा अगला सवाल होगा एक वर्ग है, इस तरह से वर्ग बनाया गया है और इसके ऊपर से एक और अंदर में एक वर्ग रीड्रॉ किया गया है, रीड्रॉ ऐसे किया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें टोटल वर्ग कितने होंगे, टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे, स्क्वायर्स टोटल कितने होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये बात बस इतना ही का निकालना होगा कि यहाँ तक हम लोग पहले निकाल लें। ये हम लोग निकालना सीखे, 1 2 3 बीच में है 1 2 3। तो यहाँ यदि हमें वर्ग निकालना तो 1 2 3 4 2 3 4 दोनों का लास्ट एंड ये लिखेंगे 4 4 3 2 1, यहाँ भी 3 2 1। ये कितना हो जाएगा 16 9 4 1, 16 4 20 और 10, ये कितना हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ पे 30 तो इतना तक में हो गया। इसके ऊपर से अब एक और वर्ग ड्रॉ किया गया है, रीड्रॉ किया गया है, रीड्रॉ किया गया है। अगर जो आप गौर से इसको देखें तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि यदि कोई वर्ग है, इसके वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं, तो इसके लंबाई में भी कुछ चेंजिंग, कुछ बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में भी कुछ बढ़ा कर दिया जाए, तो इससे जो आकृति बनेगी वो भी एक स्क्वायर ही होगा। ये जरा देख लो भाई, ये 1 सेंटीमीटर वाला अगर जो हम वर्ग लेते हैं तो इसके सेम चेंजिंग, यहाँ भी x अगर जो बढ़ाया गया और यहाँ भी इसके ब्रेथ में भी x बढ़ाया गया, तो लेंथ और ब्रेथ अगर जो दोनों में ही यदि हम x बढ़ाते हैं तो जो आकृति जो बनेगी वो भी एक क्या होगी, स्क्वायर ही होगी, 1 सेंटीमीटर भुजा से। अच्छा, अगर जो हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग लेते हैं इस तरह से और इसके लंबाई में भी और चौड़ाई में भी कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, सेम 1 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ा दिया जाए, 1 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ा दिया जाए, तो जो आकृति ये जो बनेगी ये भी एक क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब जरा यहाँ से आप गौर कीजिए, ये एक 1 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो इसके जरिए आप यहाँ से जो ये आकृति बनी है ये भी एक स्क्वायर होगी। तो इससे बना एक स्क्वायर, तो इससे भी एक स्क्वायर बनेगा, इससे भी स्क्वायर बनेगा, इससे भी स्क्वायर बनेगा। यानी कि यहाँ पे 30 तो हमारा था ही, और प्लस 1 सेंटीमीटर वाला अगर जो हम वर्ग लेते हैं और उससे 1 सेंटीमीटर वाला, तो उससे हमारा 4 नया वर्ग बन गया। अच्छा, 1 सेंटीमीटर के अतिरिक्त यदि हम 2 सेंटीमीटर इस पूरे को वर्ग लेते हैं, इस पूरे को हम लिए, तो पूरे को जब लिए तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से इसके लंबाई में भी सेम परिवर्तन है और इसके चौड़ाई में भी सेम परिवर्तन है, तो ये भी एक स्क्वायर बनेगा। तो इधर से स्क्वायर बनेगा, तो ये सेम प्रोसेस जो होगा वो चारों तरफ से होगा, तो वहाँ से भी आपका क्या बन जाएगा, 4 स्क्वायर होगा। यानी कि 2-2 सेंटीमीटर वाले को लेकर के भी हमारा 4 स्क्वायर बनेंगे। इसके अतिरिक्त आप गौर करें कि ये 4 तो बनेगा ही बनेगा, ये वाला 4 कॉर्नर वाले भी 4 छोटे छोटे स्क्वायर होंगे, यानी कि 4 स्क्वायर हमारे 4 कॉर्नर वाले भी होंगे, कॉर्नर वाले भी होंगे। और एक स्क्वायर जो होगा वो सबसे बड़ा वाला, ये वाला स्क्वायर जिसको हम लोग नया, ये वाला जो स्क्वायर जो बच गया इसको भी कंसीडर करेंगे। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं +1 ये हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा टोटल, 30 4 34 और 4 38, 4 42 और 1 43। तो टोटल स्क्वायर जो बनेंगे वो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 43। तो एक आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसे सवालों में कि सर इसको जब हम लोग इसको अब फिर से आप क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक अब इसमें जो हम लोग इस फिगर में जो हम लोग 30 निकाले हैं उसमें नया कुछ नहीं जुटेगा, उसके अतिरिक्त कुछ नया जो बढ़ा हुआ है, जो साइड बढ़ा हुआ या नया कोई फिगर उससे बना, तो ही हम लोग उसी पे ही मेरा ध्यान होना चाहिए। उसके अतिरिक्त अब बीच में संख्या हम लोग नहीं देखेंगे। बीच में अब इन सबको ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको भी देखने लगेंगे कि सर ये वाला छूट गया, ये वाला छूट, इसको इन सभी को तो हम यहाँ पे 30 कंसीडर कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो सवाल का जो जवाब मिला वो क्या हुआ, 43। एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई करेंगे घर पे इन सवालों को करने का। ये अच्छे सवाल हैं जो एग्जाम्स में आने लायक हैं और कुछ सवाल आए हुए भी हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं, इसको जल्दी से इसको भी राइट डाउन कर लेंगे। जैसे एक सवाल है, ये बेसिक फिगर है, इसको कभी नहीं भूलना है। एक वर्ग को यदि हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, वर्ग की प्रत्येक भुजा को, तो हमारे पास 5 स्क्वायर्स होते हैं। इस पे भी एक वर्ग बनाया गया इस तरह से। ये तो बना ही वर्ग, इसके अतिरिक्त तो आपको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3-3 स्क्वायर्स बने हैं। तो आप ये बात जान रहे हैं कि एक वर्ग के प्रत्येक दोनों भुजाओं को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 स्क्वायर होता है। तो आप इसमें कितने ऐसे वर्ग हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे ऐसे 3 वर्ग हैं। 3 वर्ग हैं तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि रिक्वायर्ड आंसर के लिए कि 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 15 तो होंगे ही होंगे। इसके अतिरिक्त आप ये देखेंगे कि इन वर्गों में 2 ऐसे वर्ग हैं जो कि कॉमन हैं, ये वाले और ये वाले। तो जो कॉमन जो हैं उनको हम लोगों को घटा भी देना होगा। तो क्या हो जाएगा, 15 में से 2 घट जाएगा 13। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने वर्ग होंगे, जितने स्क्वायर्स होंगे, कॉमन हमेशा उससे 1 कम होगा। स्क्वायर की संख्या यदि 3 है, ऐसे पैटर्न में स्क्वायर्स यदि n होते हैं तो जो कॉमन स्क्वायर जो होंगे, कॉमन स्क्वायर्स जो होंगे, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ वर्ग, वो हमेशा n-1 रहेगा। तो ये जो घटाने का जो पैटर्न होगा वो हमेशा क्या करेंगे हम लोग, 1 कम। जैसे यहाँ पे 1 वर्ग ये है, 1 वर्ग ये है और 1 वर्ग ये है, 3 वर्ग हैं। तो 3 वर्ग हैं तो कॉमन कितना मिला, 2। तो ऐसे में आप देख भी सकते हैं या फिर आप इस बात को दिमाग में रख भी सकते हैं कि हमेशा जितने वर्ग है उससे 1 कम सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। चलिए इस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर हमारा आ जाएगा 13। जल्दी से लिख लेंगे। आप यहाँ फिगर काउंटिंग पढ़ने के बाद आपको कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम के सवाल को आप कर सकते हैं, बशर्ते कि टोटल पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे पढ़ लें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी पैटर्न पे आधारित आप लोग इसका जवाब देंगे, जल्दी से देखिएगा।
यहाँ पे आपको बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। कोई वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। हमने बताया था कि एक वर्ग के को यदि प्रत्येक भुजा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमें कितने नए वर्ग प्राप्त होते हैं, तो 5। इस बात को दिमाग में रखना है। सेम पैटर्न हम लोग आगे फॉलो करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने वर्ग हैं टोटल, तो टोटल कितने वर्ग यहाँ पे बने दिखाई दे रहे हैं। ये वाला एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो टोटल वर्ग हमारे पास कितने हैं, 5। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो कितना होगा, 5 गुने 5, क्योंकि एक में 5 बनता है तो 5 में 5 पचे 25 हो जाएगा। और माइनस हम लोग अभी देखे हैं कि कॉमन कितने होंगे। कॉमन आप डायरेक्ट 5 वर्ग बन रहा है तो उससे एक कम हमेशा कॉमन होगा। तो जैसे कॉमन देखते हैं तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो 4 कॉमन जो है उस 4 कॉमन को हम लोग निकाल देंगे। तो 25 में से 4 हमारा घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 21। चलिए जल्दी से इसको लिख लेंगे। चलिए अगला हम लोग पैटर्न देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। खूब से खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ढूंढने का, लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूं उससे कई बेहतर कॉन्सेप्ट लाने का मैंने प्रयत्न किया है इस बार। तो खूब से खूब शेयर कीजिए और उसके बाद आप सवालों को बनाइए। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी एसएससी का आया हुआ सवाल है। एसएससी सीजीएल का आया हुआ सवाल है। यहाँ पूछा जाएगा कि हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल्स, हाउ मेनी कितने ओनली रेक्टेंगल्स, मतलब केवल हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल्स आर देयर। सिर्फ रेक्टेंगल्स की संख्या पूछ रहा है यहाँ कि सिर्फ रेक्टेंगल्स यहाँ कितने होंगे। आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, यदि आप गौर से देखते हैं तो ये फिगर ये तो है ही, और अभी हम लोग सीखे हैं कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजाओं को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं तो रेक्टेंगल्स कितने मिलते हैं, 4। स्क्वायर 5 और रेक्टेंगल्स कितने मिलते हैं, 4। तो आंसर के लिए हम लोगों का ये 4 तो रहेगा ही रहेगा। अब बस इसके एक्सटर्नल पार्ट्स को अब ध्यान देना है कि नया हमने क्या किया, नया क्या किया। अब आप जरा गौर से देखेंगे यदि किसी एक को भी, जैसे हम लोग इस लाइन के थ्रू देखते हैं, एक लाइन से जो एक्सटर्नली जो हमारा ड्रॉ किया गया, इससे नए रेक्टेंगल्स कितने बन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक तो ये वाला बना, एक ये बना, और आप एक देखेंगे कि ये कंप्लीट, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बन रहा है ना, यहाँ से ऐसे इसी लाइन के थ्रू ये भी तो एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे चार तो बना ही बना। जब इस लाइन से हमारे 3 नए रेक्टेंगल्स बन रहे हैं तो प्रत्येक, इससे भी हमारा 3 नया बनेगा, इससे भी 3 नया बनेगा, इससे भी 3 नया बनेगा, यानी कि चारों से 3 बनेगा। चारों से, इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3। तो हमारा टोटल सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, 16। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो 16। एग्जामिनर इसी पे आधारित आपसे नया सवाल आगे बना सकता है। अब इसे काउंट करना शुरू करें तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।
तो इस बात को बस ध्यान देना है कि रीड्रॉ, जो नया जो ड्रॉ किया गया है उससे ही सिर्फ हमें देखना है कि उससे नया कितना फिगर ड्रॉ और किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नया अगर ये सवाल इस पे एग्जामिनर बना सकता है ओनली रेक्टेंगल्स पूछ रहा है, ओनली रेक्टेंगल्स यहाँ कितने होंगे, सिर्फ रेक्टेंगल्स। अभी हम लोग सीखें कि एक वर्ग है, एक वर्ग को यदि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी होती है, 4। रेक्टेंगल्स कितने होंगे, 4, तो ये तो 4 होगा ही होगा। और यदि हम एक लाइन को यदि लेते हैं, एक लाइन, तो अभी हम लोग सीखे हैं कि एक लाइन से नए नए हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स बनाए जा सकते हैं। एक लाइन से नए नए 3 रेक्टेंगल्स बनाए जा सकते हैं। अभी पिछले सवाल में मैंने किया तो 3 ऐसे ऐसे कितने लाइन है, एक एक वाले अगर देखते हैं तो 4, तो 3 गुने 4 ये तो होगा ही होगा। इसके अतिरिक्त आप गौर करें, यदि हम इन सब लाइनों को यूज कर लिए, अब बच गया जो लाइन, इससे नया रेक्टेंगल्स हमारे पास कितने बनेंगे, बस यही हमें ध्यान रखना है कि इन्हीं से सिर्फ नए रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे। अब इस लाइन को यदि हम देखें, ये जो लाइन हमारा बच गया तो 1 से देख लेंगे और 1 से फिर ऐसे ऐसे 2 लाइन है तो 2 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस लाइन से नया रेक्टेंगल, ये वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक ये छोटा वाला रेक्टेंगल बन रहा है, इसके अलावा यहाँ से ये वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है, और इसके अतिरिक्त यहाँ से इसी लाइन के जरिए एक ये भी रेक्टेंगल मेरा बन रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये वाला बड़ा वाला। तो आप देख रहे हैं कि इस नए लाइन के आने से हमारे पास 4 नए रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, हमारे पास 4 नए रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, 1 2 एक ग्रीन वाला और एक ये वाला रेड वाला, तो 4 नए रेक्टेंगल्स बन रहे हैं एक से। तो ऐसे ऐसे मेरे पास 2 लाइन्स है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुने 4, तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस 12 और प्लस 8, 12 20 और 4 कितने हो जाएंगे 24। और यदि इसी सवाल में यदि थोड़ा सा और बढ़ा दे आपसे, अगर ये सवाल ऐसा बन जाए, सवाल ऐसा बन जाए प्रत्येक में 2-2 लाइंस बढ़ जाते हो, अब यहाँ ओनली रेक्टेंगल्स कितने होंगे, ओनली रेक्टेंगल्स यहाँ पे कितने होंगे, तो बस वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, 4 तो होगा ही होगा, 4 तो होगा ही होगा। आंसर की अगर हम बात करें तो 4 तो होगा ही होगा। एक लाइन अगर जो इसको लेते हैं, प्रत्येक एक लाइन से अगर हम यूज करें तो एक लाइन से 3 बनता था, एक लाइन से 3 बनता था और ऐसे ऐसे 4 हैं, तो 4 गुने 3 हो जाएगा। एक लाइन से हमने सीखा था कि एक लाइन से 3 बनता है नया रेक्टेंगल्स, तो ऐसे ऐसे 4 है, तो 4 3 12। और जब दूसरा नया लाइन आ जाता है, ये वाला नया लाइन, तो हम लोग यहाँ देखे हैं कि एक नए लाइन के आने से हमारे पास 4 नए रेक्टेंगल्स फॉर्म होते हैं, तो 4 नए रेक्टेंगल्स होते हैं और ऐसे ऐसे कितने लाइन से 4, तो ये 4 गुने 4 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस 12 और प्लस 16, 16 4 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। तो हमारा सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा 32। तो हम देख रहे हैं कि यदि हमारे पास एक टाइप, जैसे बेस को लेकर के नहीं अगर दे, तो ऐसे सवालों को आप गिनते गिनते
5 से 10 मिनट एग्जाम में लग जाएगा, वो भी एक्यूरेट आंसर आ जाए इसमें संभावना ही है। इसलिए बेसिक से हम लोग चले हैं कि जो बेसिक फिगर हमारा डायग्राम है उसी को बढ़ा करके नया नया कैसे हमारा नया सवाल बन सकता है। तो हम देख रहे हैं कि रेक्टेंगल, अभी हम लोग कुछ स्क्वायर सीखे, रेक्टेंगल सीखे, एक दो और हम लोग पार्ट वाइज मेथड पे भी एक दो सवाल हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक सवाल और हम देखते हैं। चलिए एक सवाल ये आप लोगों के लिए रहेगा, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ता रहे, आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे सवालों मैं लेकर के आऊँ। और नेक्स्ट सेशन जो होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हमारा ट्रायंगल पे आधारित होगा, उसमें सीखेंगे। फिर और जो भी सर्किल, स्ट्रेट लाइंस वगैरह जो भी सीखने हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।